Yes, now we come to another question. The standard heat of formation. यहाँ पे आपको क्या गिवन है? Standard heat of formation that is delta F H naught. किसका? Fe2O3 का. That is -82412 जो कि आपको यहाँ पे गिवन. ठीक है. तो ये तो आपको यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे इसकी गिवन है. और ये है हमारा रिएक्शन कि 4Fe जब 3O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या दे रहा है? 2 मोल्स ऑफ Fe2O3. राइट. अब अगर हम इसकी रिएक्शन एंथैल्पी, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द हीट चेंज फॉर रिएक्शन. इनकी रिएक्शन की एंथैल्पी डेल्टा H फॉर रिएक्शन कैलकुलेट करना है. अब डेल्टा H फॉर रिएक्शन किसके इक्वल होता है? डेल्टा F ऑफ एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारी इक्वल है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब प्रोडक्ट कौन सा है आपके पास? 2Fe2O3. तो जो हमारे यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इनटू जो हमें वैल्यू यहाँ पे गिवन है, डैट इज़ -824.2. फाइन. देन माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी. रिएक्टेंट में क्या है हमारा? Fe सॉलिडिफाइड स्टेट में और ऑक्सीजन गैस जो गैशियस फॉर्म में है. और गैशियस फॉर्म में आपको पता ही है कि नेचुरल ऑक्रिक स्टेट है तो इसकी एंथैल्पी क्या होगी? 0 होगी. ठीक. तो ये भी और आयरन भी जो अपनी नेचुरल स्टेट है यहाँ पे सॉलिड स्टेट गिवन है तो इसकी भी नेचुरल ऑक्रिंग स्टेट सॉलिड स्टेट में क्या एंथैल्पी होगी? 0 होगी. ठीक. ये आपको गिवन भी होगा, ये आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स अपनी नेचुरल ऑक्रिंग स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, किस किस फेसेस में एग्जिस्ट करते हैं, ताकि हम उनकी एंथैल्पीज़ को 0 कंसिडर कर सकें. तो ये हो गया 2 कैसे आया? जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है हमारा प्रोडक्ट का और ये इसकी वैल्यू हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये गिवन है. तो 2 इंटू द गिवन वैल्यू माइनस हमारे पास रिएक्टेंट में 2 वैल्यूज़ हैं. कौन कौन सी? 4 इंटू Fe प्लस 3 इंटू O2. अब ये भी 0 है और ये भी क्या है हमारी? 0 है. तो 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0. तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल. ठीक. तो बचा क्या हमारे पास? ये. तो जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द आंसर डैट इज़ 2 2 ज़ा 4 पॉइंट, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 8 2 ज़ा 16. तो ये आंसर आएगा -1648.4. So in this way you have to calculate or do the numerical problems which is related to the enthalpy changes along with the standard heat of formation. Right? So now we start with another topic, that is enthalpy of combustion. अब जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब है? किसी चीज़ का फॉर्म होना, कंपाउंड का फॉर्म होना. कहाँ से? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से. और वहाँ पे क्या था आपके लिए? 1 मोल अमाउंट फिक्स था कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ही क्या होगी? फॉर्म होगी. अगर हमारे पास इस तरह से रिएक्शन गिवन हो, H2 जो कि गैशियस फॉर्म में है, ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है. इज इक्वल्स टू इट गिव 2HBr. और अगर आपसे पूछा जाए इज़ दिस इक्वेशन फॉलोज और इज़ दिस इक्वेशन इज़ अकॉर्डिंग टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो नो होगा आंसर. क्यों? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ 1 मोल के लिए ही हम कंसीडर करते हैं, 2 मोल्स के लिए नहीं. तो दिस इक्वेशन इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक. लेकिन अगर न्यूमेरिकली आपको गिवन है तो यहाँ पे 2 मोल्स के लिए गिवन है तो आप इसको 1 मोल के लिए क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट करके देन यू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द गिवन रिएक्शन. राइट. सो जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. कंबशन मीन्स बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, सबको पता है, और बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. फाइन. सो यहाँ पे जो एंथैल्पी को हम पहले कैसे डिफ़ाइन करते हैं? डिफ़ाइन करेंगे जब व्हेन 1 मोल
ऑफ कंपाउंड या फिर 1 मोल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंबस्टेड या बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस O2, ऑक्सीजन का अमाउंट एक्सेस में होना चाहिए इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। देयर स्टैंडर्ड स्टेट मतलब टेम्परेचर प्रेशर क्या हो, फिक्स। ठीक, अब इसका मतलब समझो पहले कि फॉर एग्जांपल अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गैसियस फॉर्म में फॉर्म्ड कैसे हुई है, इट इज़ फॉर्म व्हेन कार्बन जो कि ग्रेफाइट फॉर्म में है सॉलिडिफाई रिएक्ट विद ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑक्सीजन का अमाउंट कितना भी हो, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में लिखा हुआ है, तो कितने भी अमाउंट की ऑक्सीजन हो, रिएक्शन क्या होगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रही है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, फाइन। देन सेकेंड थिंग इज कि जो सब्सटेंस है वो 1 मोल, पहले हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड होती है, यहाँ पे अब क्या है कि 1 मोल ऑफ कोई सब्सटेंस रिएक्ट करेगी तो वो जो कंपाउंड फॉर्म कर रही है उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, अगर ये 1 मोल ऑफ कार्बन है तो ये भी कार्बन कितनी होगी, 1 मोल, दैट इज़ अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर रही है एंड इन द स्टैंडर्ड स्टेट मतलब उनकी अपने स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन होती है वो किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फाइन। तो एंथैल्पी ऑफ अगर ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल, कि जो इस पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी होगी वो इसकी फॉर्मेशन के इक्वल होगी, फाइन। ऐसे ही जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के इक्वल भी होगी। कंबस्शन मतलब कि कितना अमाउंट बर्न करके ये अमाउंट फॉर्म हुआ है, तो जो इसकी एंथैल्पी होगी वो ही पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी या हीट फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए ये तीनों टर्म्स क्या हैं आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, फाइन। क्योंकि फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन मतलब कोई चीज़ फॉर्म्ड हो रही है, यहाँ पे भी कोई चीज़ फॉर्म्ड ही हो रही है, वहाँ पे क्या था जस्ट फॉर्म्ड हो रही है, कैसे फॉर्म्ड हो रही है, चाहे एनर्जी रिलीज़ करके या एनर्जी गेन करके, डजेंट मैटर। यहाँ पे क्या है, कोई सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रही है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फॉर्म्ड हो रही है, क्योंकि कंबस्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ बर्न कर रही है तो 100% कोई चीज़ बर्न करेगी तो एनर्जी रिलीज़ ही करेगी। इट मीन्स कि जो आपकी ये कंबशन प्रोसेस है ये कैसा होता है, इट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये भी फिक्स हो गया कि जो कंबशन प्रोसेस है हमेशा एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब कंबशन प्रोसेस है तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो जो रिएक्शन की जो कंबशन के बाद जो कंपाउंड फॉर्म हो, चाहे इसे आप फॉर्मेशन की बात करें या कंबशन के बाद जो पूरे रिएक्शन का कंबशन होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा, वो ही पूरे रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कंसिडर किया जाएगा। तो दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक, अब जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि कोई हाइड्रोकार्बन है मीथेन, आई विल राइट लाइक दिस फॉर्म, कोई हाइड्रोकार्बन है मीथेन। अब हाइड्रोकार्बन्स जब भी बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या फॉर्म करेंगे, CO2 प्लस वाटर। कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न करेगा तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न तो इट यू कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, ये तो हो गया कि हाइड्रोकार्बन की बर्निंग से क्या सब्सटेंस फॉर्म हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मीथेन,
अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या करती है, बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या फॉर्म कर रही है, CO2 एंड वाटर। लेकिन जब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन है तो यहाँ पे भी कार्बन कितनी होगी, 1 मोल की ही प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, डैट इज़ हो गए आपके कितने, 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे जो आपकी कंडीशन है कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। किसकी कंबस्शन हुई है, 1 मोल ऑफ मीथेन की, तो इट इज़ द इक्वल्स टू इट इज़ इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो ये कंबस्शन एंथैल्पी का मतलब है कि जब 1 मोल की सब्सटेंस बर्न कर रही है तो रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो उस कंबस्टिबल सब्सटेंस की एंथैल्पी के क्या होगी, इक्वल होगी। दिस इज़ अबाउट द कंबस्शन एंथैल्पी, राइट। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, I will do later on. I will complete the next topic, then we will do the question because the space is not more for 3 questions. Okay. So next topic is enthalpy of phase change. Enthalpy of phase change. अब एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज का मतलब है या तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, या फिर लिक्विड से गैसेस में चेंज होना, या फिर सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट होना, या फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट। ठीक है, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस। ठीक है, तो ये क्या है हमारे फेज चेंजेस। अब इन फेज चेंजेस को हम डिफरेंट डेफिनेशंस के अंदर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और फाइंड करेंगे कि एंथैल्पी ऑफ फेज चेंजेस होती क्या है। सबसे पहले हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मेन मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं वन कन्वर्जन ऑफ, या कह सकते हैं, अब इसमें भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ अगेन फॉर द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल की सब्सटेंस जब चेंज हो रही है किसी 1 स्टेट से अनदर चेंज स्टेट में। ठीक है, तो इट इज़ अगेन फॉर द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये तो फिक्स है कि कोई भी 1 मोल की सब्सटेंस अंडरगो द फेज चेंज, दैट इज़ देयर पर्टिकुलर एंथैल्पी ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, सो सबसे पहले 1 मोल के लिए हो गई। अब दूसरी बात, अगर सबसे पहले हम फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन का क्या मतलब है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज़ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना यानी कि मेल्टिंग होना। ठीक, फॉर एग्जांपल आइस, जो कि क्या है, अगर हम कहें कि वाटर सॉलिड फॉर्म में है यानी कि आइस में है, अब ये क्या हो रहा है, मेल्ट करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, वाटर लिक्विड स्टेट में, यानी कि वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब ये क्या है आपकी फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक, सो ऑब्वियस है जब आइस सॉलिड स्टेट में है तो मेल्टिंग के लिए इसको एनर्जी चाहिए होगी। जब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी तो इसके लिए डेल्टा H क्या होगा हमारा एंथैल्पी, दैट इज़ पॉजिटिव, है
है ना। कोई चीज़ अगर मेल्ट कर रही है या हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, देन वी नीड द एनर्जी। तो जब एनर्जी चाहिए होती है तो वो क्या है हमारी डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। ये तो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स प्रोसेस में कर दूँ, रिवर्स मतलब अगर मैं यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में कंसीडर कर दूँ कि लिक्विड से सॉलिड में कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है, अब सॉलिड में चीज़ बन रही है तो इट मीन्स कि अब उसमें क्या हो रहे हैं, अब उसके अंदर बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो बनते वक्त एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, फाइन, रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये डिफाइन कर रही है कि व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगोज मेल्टिंग, ठीक है, इट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज़ द सिंपल हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लेकिन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के लिए अगर कोई रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है तो उसमें क्या हो जाते हैं, साइन रिवर्स हो जाते हैं, द वैल्यू शुड बी सेम, जो कि मैं मेरी बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम यहाँ से आइस से क्या बन रहा है, लिक्विड, फाइन। तो यहाँ से जब आइस से लिक्विड बन रहा है तो यहाँ पे कितने अमाउंट की एनर्जी, अब लिक्विड है तो मैंने क्या कहा, एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, मेल्टिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी। तो इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो अप्रॉक्स है हमारे लिए 6 किलो जूल्स पर मोल। अब इसने अब्जॉर्ब करी है तो प्लस है, लेकिन अगर लिक्विड से इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आइस, यानी कि लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, तो रिएक्शन रिवर्स हो गया। तो डेल्टा एच क्या होगा, इट इज़ वैल्यू इज़ सेम, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं अगर रिवर्सिबल हैं तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के लिए साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, बट वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी शुड बी सेम, फाइन, वैल्यू शुड बी सेम, साइन शुड बी रिवर्सिबल, ठीक है। सो दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।